इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के नाम से। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एसेट का ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 36 है, इसका स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब है ये किन किस्म के एसेट पे अप्लाई होता है, पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर ये स्टैंडर्ड है क्या, उसके लिए छोटा सा स्टैंडर्ड है, आज एक ही सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके स्कोप के मतलब। अच्छा, मैं लिखने लगूँ ये स्टैंडर्ड किन किन एसेट पे अप्लाई होगा, फिर लिखूंगा किन किन एसेट पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसमें दो चीजें दोनों डिस्कस होंगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं दिस स्टैंडर्ड्स अप्लाइज टू किन किन एसेट पे अप्लाई होगा। नंबर 1 लैंड पे अप्लाई होगा। नंबर 2 बिल्डिंग पे अप्लाई होगा। बिल्डिंग ये अप्लाई होगा मशीनरी एंड इक्विपमेंट पे। ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे। यानी एक ऐसी जमीन जो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखी है, रीसेलिंग पर्पस के लिए। एट कॉस्ट, अगर आपने उसको कॉस्ट वैल्यू पे लिखा हुआ है, रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट नहीं किया हुआ, याद है हमने इससे पहले 16 में दो मॉडल डिस्कस किए थे, कॉस्ट मॉडल है और रीवैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट, इनटेंजिबल एसेट जितने भी हैं उन पे ये अप्लाई होगा। इंटेंजिबल एसेट में जिस तरीके से आ गया हमारे पास गुडविल है, उन पे अप्लाई होगा। कॉपीराइट है, पेरेंट राइट है, इन पे अप्लाई होगा। और किस्म के जितने भी एसेट हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, अगर वो इंटेंजिबल एसेट आपने ट्रीट की हुई है तो उन पे भी अप्लाई। आगे इसकी लिस्ट को कंटिन्यू करते हुए एक और किस्म का एसेट है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, जो कि आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, ये आपका एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है सब्सिडरीज में या कोई आपके एसोसिएट कंपनी है या जॉइंट वेंचर है, तो वो भी आपका एसेट है। उस किस्म के एसेट पे भी ये रूल जो है वो अप्लाई होगा। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे एसेट हैं जो एक्सक्लूड है, मतलब वो इस पे स्पेसिफिकली IAS 36 में कहा गया है कि इन किस्म के एसेट पे अप्लाई नहीं होगा, एक्सक्लूजन है। वो कौन से हैं? दिस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई टू, या इसको कह दे एक्सक्लूजन। हेडिंग में लिखने लगा हूँ यहाँ पे एक्सक्लूजन। तो एक्सक्लूजन का मतलब है कि कौन से ऐसे एसेट हैं जिन पे अप्लाई नहीं होगा। उनमें नंबर 1 आ जाता है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज यानी IAS 2 के अंदर जो हमने डिस्कस किया था, जो भी कॉन्सेप्ट है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पे ये इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट IAS 36 अप्लाई नहीं होगा। फिर एसेट जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में है,
assets arising from construction contract. यानी जो अगर आपका कंस्ट्रक्शन का ब्रिज बनाने का कारोबार है तो उसमें जो आपके एसेट हैं यानी जो कंस्ट्रक्शन के इवज मार्ज वजूद में है, यानी जो कंस्ट्रक्शन के इवज मार्ज वजूद में है एसेट, उन पे ये नहीं अप्लाई होगा। फिर उसके बाद फाइनेंशियल एसेट, उन पे ये IAS 36 अप्लाई नहीं होगा। फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट का मतलब है कोई शेयर्स आपने खरीदे, इसी तरह ट्रेजरी बिल्स आपके पास हैं या फाइनेंशियल एसेट और भी हैं या डिबेंचर्स आपके पास। तो अगर वो फाइनेंशियल एसेट्स हैं तो उन पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा, एक्सक्लूजन है। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल एसेट्स, प्लांट, बायोलॉजिकल एसेट में मैंने डिस्कस किया था। बायोलॉजिकल एसेट में हमने डिस्कस किया था दो किस्म की चीजें। क्या क्या डिस्कस किया था अगर आपको याद है? मैंने डिस्कस किया था प्लांट का, मैंने डिस्कस किया था लिविंग एनिमल्स का। तो ये जो प्लांट है और लिविंग एनिमल्स है, इन पे ये जो है IAS 36 जो है ये अप्लाई नहीं होगा। अगली चीज आ गई, एक मिनट, तो जी बायोलॉजिकल एसेट के बाद वो कौन सा एसेट है? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स, अगर आपने सपोज क्लेम किया हुआ है इंश्योरेंस कंपनी पे या पैसे लेने हैं इंश्योरेंस कंपनी पे, तो वो आपका एसेट होता है। तो इस किस्म के एसेट पे जो इंश्योरेंस के की कंपनी से मार्ज वजूद में आए, उस पे भी इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का रूल अप्लाई नहीं होगा। और लास्ट पे एसेट हेल्ड फॉर सेल, यानी इसमें जो जो बातें IFRS 5 है वैसे इसका एसेट हेल्ड फॉर सेल का, तो ये वो एसेट है एक्सक्लूजन में आते हैं। और जिन जिन एसेट, जिन जिन किस्म के एसेट पे ये अप्लाई होगा वो आता है लेफ्ट साइड पे मैंने लिखा हुआ दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू, और जिन जिन किस्म के एसेट पे अप्लाई नहीं होगा वो मैंने आपको राइट साइड पे लिखे और डिफरेंट कलर पे लिखे। अच्छा जी, ये है स्कोप जी, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं की टर्म्स, मतलब इस स्टैंडर्ड को पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी, सबसे पहले वो सीख लेते हैं, ठीक है, फिर उस पर बात करते हैं। कुछ टर्म्स यूज होंगी स्टैंडर्ड में की टर्म्स के नाम से, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छे तरीके से ताकि हम इसको आगे कैरी कर सकें। सबसे पहली जो टर्म यूज होगी उसमें है इम्पेयरमेंट। व्हाट इज मेंट बाय इम्पेयरमेंट? से क्या हुआ? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 36 कहता है एन एसेट इज इम्पेयर्ड an asset is impaired
when is carrying amount, when it's carrying amount exceeds its recoverable amount, exceeds its recoverable amount. चलिए थोड़ा सा इसका मतलब समझते हैं। इम्पेयरमेंट के ही गिर्द ये IS 36 घूमता, इसका नाम भी इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट है। कहता है एसेट इम्पेयर तब कहेंगे व्हेन इज कैरिंग अमाउंट। और कैरिंग अमाउंट से मुराद वो अमाउंट है जिस प्राइस पे आपने एसेट लिखा हुआ है, यानी द अमाउंट एट विच एन एसेट इज रिपोर्टेड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कौन सी अमाउंट होती है? मैं थोड़ा सा अगर आपको IS 36 में कैरिंग अमाउंट डिटरमिन होती है, यानी कैरिंग अमाउंट कौन सी होती है ये इस चीज पे डिपेंड करता है आपने मॉडल कौन सा लगाया हुआ। अगर तो आपने कॉस्ट मॉडल लगाया हुआ तो उसमें कैरिंग अमाउंट कुछ और होती है, और अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट किया है, रीवैल्यूएशन मॉडल, फेयर वैल्यू, तो इसमें कैरिंग अमाउंट कुछ और होती है। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी जो कैरिंग अमाउंट लिखने का जो फार्मूला है वो कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है या आपने रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है। अगर कॉस्ट मॉडल है तो कैरिंग अमाउंट किसके बराबर होती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट किया होता है तो फेयर वैल्यू माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये डिपेंड करता है कि आपने मॉडल कौन सा लगाया। पर सिंपल सी बात है, जिस प्राइस पे आपने एसेट आज बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, यानी सारी पिछली डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, चाहे आपने वो बेस कॉस्ट रखी हुई है या आपने बेस रखी हुई है फेयर वैल्यू, कोई भी बेस है वो माइनस कर दो जितना यूज हो चुका है। बकाया एसेट जो इस प्राइस पे, जिस प्राइस पे एसेट इस वक्त मौजूद है, वो प्राइस कहलाती है कैरिंग अमाउंट। ठीक हो गया? An asset is impaired when its carrying amount, यानी इसकी मौजूदा अमाउंट, आप ये कह रहे एसेट इम्पेयर तब होगा जब इसकी करंट प्राइस, मौजूदा अमाउंट, यानी जिस प्राइस पे आपने लिखा हुआ एसेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सीड्स, बढ़ जाए, किससे? रिकवरेबल अमाउंट से। तो इस कंसेप्ट को अभी मैंने इम्पेयरमेंट का मतलब नहीं समझा। अब इसमें एक और टर्म आ गई, रिकवरेबल अमाउंट से क्या मतलब? ठीक है, तो पहले तमाम टर्म्स लिख लें, फिर इनके तमाम मीनिंग, क्योंकि इसमें बहुत सारी, इसमें एक कैरिंग अमाउंट भी एक टर्म है, रिकवरेबल अमाउंट है, फिर रिकवरेबल अमाउंट के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसके अभी आगे दो हिस्से हैं। तो सबसे पहले मैं टर्म्स आपको समझा दूं, फिर इनको मुकम्मल जब टर्म्स हो जाएंगे फिर मैं इनका मतलब समझाऊंगा इम्पेयरमेंट से मुराद क्या। तो पहले मैं कैरिंग अमाउंट की ही डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। कैरिंग अमाउंट, कहता है द अमाउंट एट विच the amount at which an asset is recognized and asset is recognized in the financial statement यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद एसेट कहां पे आता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, SFP यानी बैलेंस शीट की बात कर।
The amount at which an asset is recognized in the balance sheet, या statement of financial position, after deducting accumulated depreciation. आफ्टर डिडक्टिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यही जो मैंने बात की, इसको इंग्लिश में लिख दिया कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दैट इज कॉल्ड कैरिंग अमाउंट। अब अगली डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। दो टर्मिनोलॉजी यूज हुई थी, अगर आपको याद है, यहाँ पे एक कैरिंग अमाउंट की और एक रिकवरेबल अमाउंट। अब हम रिकवरेबल अमाउंट की तरफ जाते हैं। अब रिकवरेबल अमाउंट से क्या मुराद है? कहता रिकवरेबल अमाउंट the hire of an assets of an asset's fair value less cost to sell and its value in use and its value in use। ये टर्म्स लिख ले पहले, फिर इनके मीनिंग सारे देखते हैं। और ये देखिए एक और टर्म आई, वैल्यू इन यूज। व्हाट डज इट मीन? सो वैल्यू इन यूज से क्या? वैल्यू इन द प्रेजेंट वैल्यू the present value of estimated future cash flows expected to arise from arise from number A, the continuing use of an asset, number B, its disposal at the end of its useful life।
हाँ जी, ये इसकी की टर्म्स है। लो जी, आप मतलब समझते हैं, ये मैं सारी टर्म्स लिखी, इन तमाम टर्म्स का मतलब भी समझ लग जाएगा इस कॉन्सेप्ट में। अब मैं बताने लगा, इंट्रोडक्शन देने लगा, ये स्टैंडर्ड है क्या, तो ये हमें किस तरीके से गाइड करता है। एक मिनट इसको, अच्छा। वो कहता है कि एसेट तब कंपेयर होगा जब एसेट की कैरिंग अमाउंट यानी मौजूदा अमाउंट, जिस प्राइस पे आपने एसेट लिखा हुआ है, बैलेंस शीट में देखो एसेट किस प्राइस पे लिखा हुआ, कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स, ज्यादा हो जाए। किससे ज्यादा हो जाए? रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट, और रिकवरेबल अमाउंट में दो चीजें आती हैं। एक उसने कहा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, लेस कॉस्ट टू सेल, और दूसरी उसने कहा वैल्यू इन यूज। अच्छा, सपोज कैरिंग अमाउंट का, एक एसेट की कैरिंग अमाउंट का मतलब है मौजूदा वैल्यू, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट का मतलब, रिकवरेबल अमाउंट का मतलब है उस एसेट से ज्यादा हम कितनी अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। दोबारा बोल दो, रिकवरेबल अमाउंट से मुराद है ज्यादा से ज्यादा उस एसेट से हम कितनी अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, कितनी अमाउंट का फायदा हो सकता है हमें। एक एसेट का दो तरीकों से फायदा हो सकता है, या तो एसेट हम सेल कर सकते हैं, ऐसे ही है ना, एक एसेट हम यूज नहीं करते, सेल कर देते। अगर हम सेल करते हैं तो कितनी वैल्यू हमारे पास आएगी सेल करके, इसे कहते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो सेल करने पे खर्चे भी तो आएंगे ना, तो इसका मतलब है ये जो मैंने पहले नंबर पे लिखा हुआ है, इट मींस दैट ये सेलिंग प्राइस है, ये नेट सेलिंग प्राइस इसे कहते हैं। ये क्या कहलाती है? नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस। मैं दोबारा बोलता हूँ, रिकवरेबल अमाउंट का मतलब समझ लो। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब है एक एसेट को चाहे इस्तेमाल करें या चाहे बेचें, हम मैक्सिमम कितनी अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। तो हम मैक्सिमम अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है एसेट के ऊपर, या तो हम सेल करेंगे, तो सेल करेंगे तो कितने पैसे का एसेट बिकेगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, नेट सेलिंग प्राइस। आप कितने का एसेट बेच सकते हैं, इसे कहते हैं नेट सेलिंग प्राइस, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। अगर आप सेल नहीं करते तो फिर यूज करोगे, जब आप यूज करोगे तो यूज करने के इवज वो एसेट कितने मालियत का, कितने डॉलर का, कितने रुपीस का फायदा देगा, उसे हम कहते हैं वैल्यू इन यूज। अगर हम यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कितने का बेनिफिट आपको देगा, इसे हम कहते हैं वैल्यू इन यूज। ठीक हो गया। इन दोनों में जो बड़ी अमाउंट है, अब देखें मुझे बात बताएं, पहले पहले रिकवरेबल अमाउंट सीखनी है किस तरीके से निकाली जाती है, फिर कैरिंग अमाउंट की तरफ जाते हैं, फिर इंपेयरमेंट की तरफ जाते हैं। आप मुझे रैशनल एक इन्वेस्टर क्या करेगा, सपोज इसके पास एक एसेट है मशीनरी, मैं यहाँ पे मशीनरी, अगर वो सेल करता है तो 70,000 रुपये आता है उसके पास। अगर वो यूज करता है तो उसने, मैं बताता हूँ उसकी कैलकुलेशन क्या कैसे होती है। तो यूज करने से जो फायदा होगा उसने कैलकुलेट किया, इसको मैंने अभी सिखाना है कि वैल्यू यूज किस तरीके से। सेलिंग प्राइस तो आप मार्केट में देखें, फेयर वैल्यू डिटरमिन करें, वैल्यू यूज आपको खुद निकालनी पड़ेगी।
अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो मुझे कितने डॉलर्स का फायदा होगा? सपोज आप 80,000 का फायदा होगा अगर आप यूज करते हो, अगर बेचते हो तो 70,000 का फायदा होता है। तो एक रैशनल इन्वेस्टर क्या करेगा? जाहिर है वो यूज करेगा, यूज करने से उसे ज्यादा फायदा है। तो इसका मतलब है जो रिकवरेबल अमाउंट फिर किसके बराबर होगी? सेलिंग प्राइस या वैल्यू इन यूज, विच एवर इज हायर। जो इन दोनों में ज्यादा बड़ी होगी वो रिकवरेबल अमाउंट कहलाएगी। मतलब इसमें रिकवरेबल अमाउंट क्या है? 80,000। अगर यही दूसरी एग्जांपल में यहाँ पे 90,000 होता सेलिंग प्राइस, और अगर हम यूज करते हैं तो 50,000 के बराबर फायदा होता है, तो फिर रिकवरेबल अमाउंट कौन सी होनी थी? ये 90,000, यानी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल रिकवरेबल अमाउंट होनी थी। तो इसका मतलब है रिकवरेबल अमाउंट से मुराद है सेलिंग प्राइस या वैल्यू इन यूज, इन दोनों में से जो अमाउंट बड़ी होगी वो रिकवरेबल अमाउंट होगी। पहले रिकवरेबल अमाउंट का मतलब आपको समझना है, फिर कैरिंग वैल्यू का मतलब समझना है, फिर आपने इंपेयरमेंट निकालनी है। तो पहले इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब जरा देखिए, जरा डेफिनेशन पे आए, जरा देखिए रिकवरेबल अमाउंट की डेफिनेशन जरा देखें। दी हायर ऑफ एन एसेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये होगी सेलिंग प्राइस। हायर जो बड़ी होगी एसेट की सेलिंग प्राइस, एंड इट्स, ये एंड है, यहाँ पे एंड कर ले, एंड नहीं एंड इट्स वैल्यू इन यूज, जो वैल्यू इन यूज होगी या सेलिंग प्राइस होगी, इन दोनों में से जो प्राइस बड़ी होगी वो रिकवरेबल अमाउंट कहलाएगी। तो ये अमाउंट मैंने अब जरा देखें, अब इस कॉन्सेप्ट को जरा अप्लाई करते हैं। एक और सपोज, एक और एग्जांपल में, यही एग्जांपल है पहले वाली कि इसको इस तरह रख लें। अगर एक ऐसा मशीनरी सेल करता है 70,000, यूज करता है तो उससे 80,000 के बराबर फायदा होता है, तो रिकवरेबल अमाउंट कितनी होगी? 80,000। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ 80,000। एक मिनट और डिफरेंट कलर यूज कर लेता। 80,000 रिकवरेबल अमाउंट होगी 80,000 इस केस में। कैरिंग अमाउंट जब आपने कैलकुलेट की तो पता चला मौजूदा एसेट की जो वैल्यू है बैलेंस शीट में आपने लिखी हुई है 50,000। 50,000 नहीं, जरा इसको ज्यादा कर लेते हैं ताकि कौन सा 1 लाख, 1 लाख। इसका मतलब है आपने एसेट लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 1 लाख, जबकि वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपको दे सकता है 80,000। ज्यादा से ज्यादा से मुराद ये है, अगर आप सेल करते हैं तो 70,000 मिलता है, अगर आप यूज करते हैं तो 80,000 मिलता है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 80,000 रुपया जनरेट करके दे सकता है। लेकिन आपने बैलेंस शीट में ऐसा लिखा हुआ है 1 लाख रुपया, तो इसका मतलब है आपने जो कैरिंग वैल्यू लिखी है वो हकीकत की वैल्यू से ज्यादा लिखी हुई है। अगर ऐसा है कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि एसेट इंपेयर हो गया। इंपेयर का मतलब है एसेट की वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू में कमी वाकया हो गई, तो एसेट की इकोनॉमिक वैल्यू कम हो गई है। तो इसका मतलब है कितनी वैल्यू कम हो गई है? 1 लाख का आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, 80,000 का वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जनरेट कर सकता है। तो इस एग्जांपल में आपके पास इंपेयरमेंट लॉस उसे कहते हैं। इंपेयरमेंट लॉस कितना आया? इंपेयरमेंट लॉस कितना है? 1 लाख कैरिंग अमाउंट माइनस 80,000 इज इक्वल टू 20, यानी 20,000 का एसेट अपनी इकोनॉमिक वैल्यू लूज कर चुका है। अब हम बैलेंस शीट में एसेट 80,000 का लिखेंगे और इंपेयरमेंट लॉस इनकम स्टेटमेंट में एज अ लॉस के तौर पे शो हो। लेकिन अगर कैरिंग अमाउंट कम है, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, तो फिर एसेट इंपेयर नहीं होगा, एसेट इज नॉट इंपेयर्ड। तो सिंपल सी मुराद है, एसेट इंपेयरमेंट का मतलब है एसेट हकीकत में उतने पैसे जनरेट नहीं कर सकता जितने पैसे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं। आपने 1 लाख लिखा हुआ था, जबकि वो मैक्सिमम रिकवर कर सकता है 80,000, तो 1 लाख आपने क्यों लिखा हुआ? तो एसेट की वैल्यू को कम करो, जितना वो रिकवर कर सकता है, तो रिकवर कर सकता है मैक्सिमम 80,000। तो फिर हम 80,000 कैसे लिखेंगे? तो 1 लाख से जब हम 80,000 की तरफ आएंगे तो 20,000 का हमें नुकसान होगा, लॉस होगा, तो वो 20,000 हम लॉस की सूरत में फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे।
तो ये है बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट जो इम्पेयरमेंट का। इसको थोड़ा सा आगे जाना देते हैं, मजीद इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड, बल्कि एक एग्जांपल से पहले कर ना ले, एक एग्जांपल मैं देखता हूँ। अगर ज्यादा हो जाता तो कुछ भी नहीं होना था, लॉस भी नहीं होना था, ज्यादा को हमने रिकॉर्ड नहीं करना। क्यों? हमने कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। अगर कैरिंग अमाउंट कम हो जाए और रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो जाए तो हम कुछ भी, ना लॉस है ना गेन है, कुछ भी नहीं लिखना, रिकॉर्डिंग ही नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना, ऐसे ही शो करना जैसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर गई है रिकवरेबल अमाउंट से, तो इसका मतलब है आपने अमाउंट ज्यादा लिखी हुई है, तो इकोनॉमिक वैल्यू लूज कर गया एसेट, तो उसमें कमी वाकया करनी होगी। तो बेटा ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक चीज और रह गई है जो डिस्कस करनी है। एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा, 5 मिनट रह गए हैं ये लिंक ब्रेक होने में। लेकिन एक चीज और जरा मैं यहाँ, सबसे मुश्किल काम है वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करना। वैल्यू इन यूज का मतलब है, ये जो मैंने ग्रीन कलर किया हुआ है 80,000 रुपया सपोज, इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। सपोज एक एसेट है, यही मशीनरी की बात हम कर लेते हैं, वैल्यू इन यूज। सपोज यही मशीनरी है, उसकी लाइफ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 साल लाइफ। हमने इस्तेमाल करना है 5 साल, ठीक है। सपोज हमने ये एस्टिमेट करना है कि अगर हम पहले साल इस्तेमाल करते हैं तो हमें 70,000 के बराबर फायदा देगा। इसको निकालने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मतलब आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर ये मशीनरी हमारी ना होती, हम इतने ही यूनिट बनाते तो किराया कितना देना पड़ता, जितना किराया देना पड़ता इसका मतलब है उतनी हमें बचत हुई है, तो उतना हमें ये जो मशीनरी है वो फायदा दे रही है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं 70,000। दूसरे साल सपोज ये 70,000 की फिगर जो है ज्यादा, 1 मिनट, इसको हम 20,000 कर लेते हैं, 20,000। सपोज दूसरे साल ये फायदा देगी 15,000, तीसरे साल ये बिजनेस जो मशीनरी है ये फायदा देगी 10,000 का, चौथे साल 7,000 का, और 5वें साल 6,000 का सपोज, प्लस 1,000 एसेट बिकना भी है ना, जब एसेट की लाइफ खत्म हो जाती है तो हमने रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो ये भी शामिल करना, रेजिडुअल वैल्यू भी शामिल हो। फिर आपने क्या करना है, ये तो बेटा फ्यूचर कैश फ्लोस है, ये तो मुस्तकबिल में है, ये तो 1 साल के बाद आएगा, ये दूसरे साल के बाद आएगा, ये तीसरे साल के बाद आएगा, ये चौथे साल के बाद आएगा, ये 5 साल के बाद आएगा। आपने ऐसा नहीं करना इन सबको जमा करके कहना कि ये वैल्यू इन यूज है, ऐसा नहीं है। इनकी डिस्काउंटिंग करनी है आपने। फाइनेंशियल एफएम में आपने पढ़ा होगा, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है इनकी। ये तो फ्यूचर कैश फ्लोस है, ये क्या है, फ्यूचर्स कैश फ्लोस। तो फ्यूचर कैश फ्लोस को हमने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है यूजिंग डिस्काउंटिंग बैक जिसे हम कहते हैं। तो हम प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला अगर आपको याद हो, हम निकालते थे 1 प्लस फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, कैश फ्लोस। अगर आपको याद है इस तरीका का कोई फार्मूला जो आप एफएम में पढ़ते थे, तो इंटरेस्ट रेट पे डिवाइड करते थे, तो आपने इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो अभी हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि वैल्यू इन यूज के इतनी वैल्यू आएगी तो सब जमा कर ले, वैल्यू इन यूज होगी, वो तो फ्यूचर कैश फ्लोस है। कंपैरिजन हम आज कर रहे हैं, तो फ्यूचर कैश फ्लोस को हमने डिस्काउंटिंग बैक करके मौजूदा वैल्यू पे लेकर आना है, मौजूदा प्राइस पे लेकर आना है, और डिस्काउंटिंग बैक करने के बाद वैल्यू इन यूज निकलनी है। फिर आपने सेलिंग प्राइस देखनी है, फिर दोनों में से जो बड़ी प्राइस है वो रिकवरेबल अमाउंट है। जब रिकवरेबल अमाउंट आ जाएगी, फिर आपने उसका कैरिंग अमाउंट के साथ मुआवजा करना है। फिर कैरिंग अमाउंट अगर एक्सीड करेगी तो फिर एसेट इंपेयर होगा, ठीक है। और उसकी
कैरिंग वैल्यू क्वेश्चन में कैरिंग वैल्यू दी हुई है, प्लांट की कैरिंग वैल्यू, एक मिनट ये पूरा लिख लूं। कैरिंग वैल्यू 31 मार्च 2003 को 200 मिलियन। ठीक हो गया। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, क्वेश्चन में या एग्जांपल में रिमेनिंग यूजफुल लाइफ भी दी हुई है। फाइव ईयर्स। रेसिडुअल वैल्यू दी हुई है। रेसिडुअल वैल्यू है जनाब 10 मिलियन डॉलर, 10 मिलियन। और क्वेश्चन में दिए हुए हैं एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोस। एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोस, ईयर एंडेड ऑन, इसके दो कॉलम बना लें जी, ईयर एंडेड ऑन और दूसरा कैश फ्लोस, फ्यूचर कैश फ्लोस। दो हजार चार 31/3/2004 100 मिलियन, ये सारी मिलियन में अमाउंट्स हैं। और इसी तरह 31/3/2005 60, 2006 60, 2007 40 और 2008 ये भी 40। अच्छा जी, और इंफॉर्मेशन ये भी क्वेश्चन में आपको मतलब उसकी स्टेटमेंट क्या है या उस पर क्या क्या डाटा दिया वो आपको दिखा रहा हूँ। और उसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइन ड्रॉ करके। अच्छा अच्छा, एक और हमें इंफॉर्मेशन दी है डिस्काउंटिंग बैड पीरियड की। डिस्काउंट रेट 25% आपने यूज करना है। और एक और हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है इस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये है 140 मिलियन।
अब हमें क्वेश्चन में कहा गया दो हमें रिक्वायरमेंट है, चलो अभी एक ही कर लें। इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करें। क्या कैलकुलेट करना है? इम्पेयरमेंट लॉस एट द एंड ऑफ 2003। मैं यहाँ पे चलो लिख लेता हूँ, कैलकुलेट impairment loss for 2000। लो जी, सोल्यूशन इसका किस तरीके से होगा। बेटा हमने डिस्कस किया हुआ है कि एसेट इम्पेयर तब होगा, सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन लिखी है, यानी एसेट इम्पेयर तब होगा जब उसकी कैरिंग वैल्यू ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी? रिकवरेबल अमाउंट। अब रिकवरेबल अमाउंट में दो चीजें आ गई, कौन कौन सी? एक है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और दूसरी आ गई वैल्यू इन यूज। इस इक्वेशन में अमाउंट्स पुट करते हैं, यानी ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है ना, जहां जहां अमाउंट पुट होनी है पुट कर लेते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कैरिंग अमाउंट सबसे पहले देखो क्वेश्चन में कितनी है। कैरिंग अमाउंट क्वेश्चन में आपको ये देखे, क्वेश्चन में पहली लाइन पे कैरिंग अमाउंट है 200 मिलियन। तो यहाँ पे कैरिंग अमाउंट के नीचे मैं लिखने लगा हूँ 200 मिलियन। ठीक हो गया। अब रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? रिकवरेबल अमाउंट आपको पता है, इन दोनों में से जो अमाउंट बड़ी होगी वो रिकवरेबल अमाउंट होगी। पहले नंबर पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये कितनी है? ये भी क्वेश्चन से देखना। राइट साइड पे देखें, मैंने लिखा हुआ डिस्काउंट रेट, जहां पे उसके नीचे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 140 मिलियन। तो इसको नीचे करें, 140 मिलियन लिखें यहाँ पे। वैल्यू इन यूज, इसके लिए हम वर्किंग करेंगे। वैल्यू इन यूज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। किस तरह? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हमें, हमारे पास कैश फ्लोस है, तो यहाँ पे वैल्यू इन यूज प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोस 1 प्लस आई और एन, जितना पीरियड है। तो ये फार्मूला अगर आपको याद है तो इस फार्मूले में हम पुट करते हैं चीजें। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, एक मिनट चीजें देख लेते हैं, ऊपर से अमाउंट्स मुझे देखनी पड़ेंगी। 100 मिलियन, फिर 60 60 40 40। तो फ्यूचर कैश फ्लोस कितना है? 100, क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 प्लस आई, आई का मतलब है 0.25, तो इसको 1 में अगर 25%, आई से मुराद है डिस्काउंटिंग,
तो अगर मैं डिस्काउंटिंग करता हूँ तो 1 + 2 1.25 एन 1 साल बाद हमें मिलेगा, तो ये यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक हो गया, यानी ये जो पहला कैश फ्लो है मुझे 1 साल के बाद मिलेगा। अब प्लस यही फार्मूला रिपीट करना है जितने भी कैश फ्लो है। 100 के बाद कितना आया था 60, तो 60 डिवाइड बाय 1.25 ये दूसरे साल बाद मिलेगा। ठीक है, तीसरे में क्या था 60 भी 125 प्लस 40 125 की पावर 4 और आखिरी साल 40, ये याद रखिएगा 40 प्लस रेजिडुअल वैल्यू 10। ये 10 कौन सा है रेजिडुअल वैल्यू, मैं लिख देता हूँ ताकि याद रहे। ये रेजिडुअल वैल्यू ये भी मिलेगी 5वें साल। ये तो यूज होके कैश आएगा 40 और 10 रेजिडुअल वैल्यू उसने कहा हुआ था, तो 125 की पावर 5। बेटा इसको सॉल्व करें, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, चूंकि मैंने इसको लिखा हुआ है पेज पे, तो मैं उस पर देख लेता हूँ। एक मैंने इससे पहले ये जो है ये क्वेश्चन जो है वो मैंने बनाया ताकि मैंने देखूं कि क्वेश्चन वो बनाऊं जो इम्पेयरमेंट भी हुआ सर ध्यान से। तो जो कैलकुलेशन मैंने की हुई है आप ही घर जाके इसकी कैलकुलेशन पहले याद रखिएगा। पहले इसकी पार लेनी है आपने, फिर 60 को उस पर आपने डिवाइड करना। ठीक है, तो ये पहले का आ गया 80, दूसरे का आ गया 38.4, तीसरे आ गया 30.72, और उसके बाद आया 16.4, और इसका भी 16.4 कैसे है ये जरा कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये मुझे डाउट है, ये 16.4 नहीं है, यहाँ पे कुछ और अमाउंट है। तो ये टोटल करके आपके पास आएगा 181.92। ठीक हो गया, यहाँ पे जरा कैलकुलेशन कर लें, मेरे पास जो कैलकुलेशन है मैंने जो की है मुझे डाउट है। ओके ठीक है, तो 181.92। तो यहाँ पे वैल्यू इन यूज जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे वैल्यू 181.9। इन दोनों में से जो बड़ा है हायर अमाउंट है वो रिकवरेबल अमाउंट होगी। फिर आपने रिकवरेबल अमाउंट में जो दोनों में लार्जर है 181.9, फिर आपने देखना क्या कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है। अगर ज्यादा तो एसेट इम्पेयर्ड है, तो यहाँ पे देखिएगा कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड करूंगा इम्पेयरमेंट लॉस का इम्पेयरमेंट लॉस 200 मिलियन माइनस 181.92 is equal to 18.08 मिलियन। तो ये इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। इसकी वैसे जनरलिटी भी पास कर सकते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट। तो इस तरीके से आपने वैल्यू इन यूज भी कैलकुलेट करनी है डिस्काउंटिंग बैड करके। फ्यूचर कैश फ्लोज को आप डिवाइड करें 1 + i के साथ, और यहाँ पे ईयर बढ़ाते जाएं 4 है 5 है, और एंड पे आपने रेजिडुअल वैल्यू भी ऐड करनी। ये भी 60.4 ही है, कंफर्म किया।
16.4। अच्छा, तो बेटा ये है एग्जांपल। एक दूसरी एग्जांपल भी करते हैं। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल दूसरी है, उसमें शुरू में ही डिस्काउंट रेट हमें बता दिया गया। डिस्काउंट रेट है 15%। एक फिक्स एसेट है उसके मुतालिक। दिसंबर 31 को कैश फ्लोज के मुतालिक है, हमें इंफॉर्मेशन दी गई। कैश फ्लोज एस्टिमेटेड ऑन 31 दिसंबर 2007। दो कॉलम आपने बना लेने हैं, इसी तरह ईयर का, और एक कॉलम बनाना है कैश फ्लोज का। ईयर है 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012। 4000 कैश फ्लोज है 4000। 6000 6000। और 8000 और 4। ये कैश फ्लोज है हमारे पास। और हमें और भी इंफॉर्मेशन दी गई है। रजिस्ट्री वैल्यू हमें दी गई है 1000। हमें इंफॉर्मेशन दी गई जो फिक्स एसेट है जिसके मुतालिक हम निकालने जा रहे हैं। परचेज्ड ऑन, जो फिक्स एसेट है वो परचेज किया गया 1/1/2005 को। कितने का परचेज किया गया है? 40,000 का। यूजफुल लाइफ एसेट की है 8 इयर्स। नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस से मुराद है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। नेट सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में 20,000 होता है। तो जी ये क्वेश्चन है, और हमें कहा गया इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करें दिसंबर 2007 का। मैं रिक्वायरमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे। नंबर ए,
calculate impairment loss on 31/12/2007. नंबर 2, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। जी बेटा, यूजफुल लाइफ है 8 साल, लेकिन एसेट कभी भी इम्पेयर हो सकता है। मतलब पिछले सालों इम्पेयर नहीं हुआ होगा, मतलब 2005 पे एसेट परचेज किया ना, 2006 में इम्पेयर नहीं हुआ होगा एसेट, 2007 में इम्पेयर नहीं हुआ होगा, फिर 2008 में जाके हमने देखा कि यार लग रहा है कि एसेट की इकोनॉमिक वैल्यू, इसके लिए बेटा एक टेस्ट होता है, इम्पेयरमेंट टेस्ट, वो भी मैंने डिस्कस करना है। तो किस तरह में इंडिकेशन होती है कि इम्पेयरमेंट की जरूरत है, इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, कि इसके लिए हम इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं, उसको आगे जाके बात करते हैं। तो बहरहाल ये क्वेश्चन है जी, आपने सबसे पहले इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन उसी तरह शुरू करना है जिस तरीके से मैंने लास्ट टाइम शुरू करवाया। एसेट इम्पेयर तब होगा जब उसकी कैरिंग वैल्यू, ये सोल्यूशन में करने लगा हूं, कैरिंग वैल्यू ग्रेटर होगी किससे, उसकी रिकवरेबल अमाउंट से। और रिकवरेबल अमाउंट दो तरीकों की तरह होती है। नंबर 1, नेट सेलिंग प्राइस या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, एक ही बात है। या दूसरी होती है वैल्यू इन यूज। तो जी अमाउंट पुट करते जाए, कैरिंग वैल्यू। अब इस सवाल पे कैरिंग वैल्यू को नहीं दी हुई, आप गौर करें, सारा क्वेश्चन जरा दोबारा देखें। ये क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में कैरिंग वैल्यू निकाल के दी हुई थी, अब इसमें कैरिंग वैल्यू नहीं है, हम खुद निकाल लेते हैं कैरिंग वैल्यू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो क्वेश्चन में कॉस्ट है ना, एसेट कितने का खरीदा, ये देखें, फिक्स एसेट परचेज्ड कितने का खरीदा, 40,000 का, और लाइफ कितनी है 8। हम ऐसा करते हैं कि 40,000 को 8 साल पे डिवाइड करके डेप्रिसिएशन मालूम कर लेते हैं, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन कॉस्ट में से 3 सालों की डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं, 2005, 2006 और 2007। 2007 के एंड में जाके इम्पेयरमेंट मालूम करनी है, तो हमें ये पता होना चाहिए 2007 के एंड में कैरिंग अमाउंट कितनी, तो 3 सालों की डेप्रिसिएशन उसकी कॉस्ट में से माइनस करके कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कैरिंग अमाउंट मैं नीचे कैलकुलेट करने लगा उसकी वर्किंग, यानी कैरिंग वैल्यू carrying value on 31/12/2007। जिस वक्त हमने इम्पेयरमेंट निकालनी है उस वक्त कैरिंग अमाउंट कितनी है, तो इसका फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी है असर की, 40,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस तरह निकलेगी, 40,000
को डिवाइड किया 8 पे, एक साल की कितनी डेप्रिसिएशन आई? 5000 मल्टीप्लाई, ये एक साल की आई। 2005 में असर परचेज किया था, 2005, 6 और 7 के एंड में, तो 3 सालों की डेप्रिसिएशन, तो ये आ गई है 15,000। ये कैलकुलेशन है और ये माइनस की फिगर। तो 40,000 में से 15,000 माइनस किया तो कैरिंग अमाउंट आ गई 25,000। तो यहाँ पे कैरिंग अमाउंट लिखी 25,000, और यस, एक स्टूडेंट ने मुझे याद करवाया, बल्कि सिस्टर्स हैं, रेसिडुअल वैल्यू हमने माइनस नहीं की। बिल्कुल ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू भी हमने माइनस करनी है। रेसिडुअल वैल्यू कितनी थी बोला? 1,000। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसमें एक जो मिस्टेक हुई है वो यहाँ पे ये, इसको दोबारा मैं लिखने लगूं। शाबाश, वेल डन बेटा। अच्छा जी, 40,000 कॉस्ट माइनस रेसिडुअल 1,000 डिवाइडेड बाई 8, ये कितना आया? 39,000 को 8,000 पे डिवाइड किया और इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 ईयर्स। तो एक मिनट मुझे कैलकुलेटर यूज करने थे। 40,000 माइनस 1,000 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आया 14,625। 14,625, तो 40,000 माइनस 14,625, 40,000 माइनस, तो ये अमाउंट आई 25,375। 25,300, तो यहाँ पे 25,300। लो जी, नेट सेलिंग प्राइस कितनी है जी, ये भी चेक कर लेते हैं। नेट सेलिंग प्राइस 20,000, ये आ गई 20। वैल्यू इन यूज, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यू इन यूज, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट अमाउंट्स लिखने लगा। ठीक है, आप खुद फार्मूला लगा के, फ्यूचर कैश फ्लोस पहले में 4,000 था, 4,000 फ्यूचर कैश फ्लोस 15% इंटरेस्ट रेट था, तो 1.15 और 1। दूसरे में कैश फ्लोस था 6,000, 1 प्लस 1 की पावर 2। तीसरे साल भी 6,000 था, 1 प्लस 1.15 की पावर 3। चौथे साल था 8,000, 1 प्लस 1.15 की पावर 4। और उसके बाद था 4,000 प्लस रेसिडुअल वैल्यू, 1 प्लस 1.15
1.5 एक मिनट 1.15 power 2 1.15 की power 3 1.15 की power 4 प्लस 1.15 की power 5 यानी 1 प्लस आई इंटरेस्ट रेट 15% तो उसको मैं डायरेक्ट ऐड करके जाऊँ तो ये अमाउंट्स कैलकुलेट करें तो ये बना 3480 एक में मुझे कैलकुलेट साथ साथ करना चाहिए ये 6000 डिवाइडेड बाय 1.15 तो ये बना 4536 ये बना 3948 और ये बना 4576 और 5000 इसको कौन दें और ये बना 2450 ऐड करके 19025 आ 19,025 तो यहाँ पे वैल्यू यूज आ गया 19,000 अब 20,000 और 19,025 विच एवर इज हायर इज द रिकवरेबल अमाउंट ये है अब एसेट इंपेयर हुआ है कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन 20,000 से तो रिकवरेबल लॉस पहला सॉरी इंपेयरमेंट लॉस $25,375 माइनस ये आ गया 5,375 ये पहली रिक्वायरमेंट अब उसने कहा था डेप्रिसिएशन भी मालूम कर डेप्रिसिएशन भी हमने मालूम करनी है 2008 की डेप्रिसिएशन फॉर 2008 अब आपको पता है एसेट 20,000 पे रिकॉर्ड हो चुका है क्योंकि एसेट को हमने लास्ट पे रिकॉर्ड कर लिया एसेट का 5,375 तो एसेट एक्चुअल अब 20,000 पे रिकॉर्ड हो चुका है तो एसेट की जो वैल्यू है मौजूदा वैल्यू 20,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 1,000 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ एसेट खरीदा था 2005 2005 6 7 3 सालों की डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर चुके थे बकाया कितने साल आएंगे 5 साल 5 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 19,000 19,000 को 5 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 3,800 ये है रिवाइज डेप्रिसिएशन एसेट इंपेयरमेंट होने के बाद उसकी वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है 20,000 पे एसेट आ चुका है रिकवरेबल अमाउंट पे एसेट आ चुका है